हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं साइंस के उन 40 प्रश्नों को जो पूछे गए थे 20 दिसंबर को शिफ्ट 3 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में, यानी कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। जो भी वीडियोज आएंगे इस सीरीज के अंदर उन सारे का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे PDF ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 20 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट में। एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा I का सही मान है। यानी पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है और पूरे सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, यही आपसे पूछा गया है। 3 प्रतिरोधक हैं और सब के सब लगे हुए हैं समानांतर क्रम में। तो हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, 3 प्रतिरोधकों का, तीनों लगे होंगे समानांतर क्रम में इस प्रकार से, और 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत ही आसान है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, या फिर बोल दो प्रभावी प्रतिरोध। चलो मैं RE ही रहने देता हूँ, यहाँ पर RE सवाल में दे रखा है, RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम। इन सारे का एलसीएम आएगा 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दोनों में 6 हो जाएगा, 6 का ही 6, 3 2 5 और 1 6, 6 बट्टे में 6 यानी कि 1। तो R इक्विवेलेंट 1 आया है, R इक्विवेलेंट 1 आया है। तो B ऑप्शन हमारा यहाँ से कट जाएगा, D ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब हमें चाहिए पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है, यानी यहाँ से धारा जो है कितनी निकलेगी आप बोल सकते हो। तो I बराबर V बट्टे में R होता है। V का मान जो है 10 वोल्ट आपको सवाल में दे रखा है और R इक्विवेलेंट 1 आया है, यानी कि 10 एम्पियर। 10 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल आपको बनाना था। यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यूकैरियोट्स है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल है, और दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, यानी कोशिका के अंदर होने वाली जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसको डायरेक्ट करता है। वो क्या होता है? नाभिक। नाभिक जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, नाभिक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कोशिका द्रव्य से ये अलग होता है, कोशिका द्रव्य से ये अलग होता है। याद रखिएगा, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है नाभिक, कोशिका द्रव्य से अलग होता है। नाभिक में क्या होता है भाई? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है? DNA होता है। तो DNA से मैसेज भेज करके सारी क्रियाओं को चलाया जाता है नाभिक के द्वारा, राइट। तो न्यूक्लियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस केंद्र को कहा जाता है कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। पूरी जो कोशिका होती है उसके अंदर जो प्रक्रियाएं चलती है उसे नाभिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है DNA होता है। ये जो प्लास्टिड है मैंने आपसे कहा केवल और केवल पादप कोशिका में ही आपको मिलेगा,
राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइट। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड संश्लेषण में अपना रोल प्ले करती है, लिपिड संश्लेषण में अपना रोल प्ले करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं। तो हमारा आंसर इस सवाल का जो है वो ए है। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है या फिर इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, उसे कहा जाता है कि वह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो आप ये याद रखेंगे हमारे मस्तिष्क के होते हैं तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, राइट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये तीन पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, राइट। अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है कि यह मुख्य सोचने वाला भाग है। अच्छा, अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है ये प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। तो हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ये प्रमस्तिष्क है या फिर बोल दो अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है प्रमस्तिष्क। हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो इसी का है, प्रमस्तिष्क का है या फिर बोल दो अग्र मस्तिष्क का है, राइट। ये जो पश्च मस्तिष्क है इनके तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला और ये अनुमस्तिष्क। पॉन्स, मेडुला और ये अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये तीनों मिल करके पश्च मस्तिष्क कहलाते हैं। और हमारे दिमाग में कौन सी ग्रंथि है भाई? हाइपोथैलेमस है और पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है और पीयूष ग्रंथि है। तो हमारा आंसर यहां पर फोर ब्रेन हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो दिमाग के किस हिस्से से जुड़ी होती है, तो आपका आंसर होगा मेडुला। मेडुला ही आगे कनेक्ट जो है वो करता है मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मूकुलन के लिए करते हैं? देखो, हाइड्रा के अंदर पुनर्जनन भी होता है, रीजेनरेशन भी होता है, रीजेनरेशन भी होता है और बडिंग भी होता है, और बडिंग भी होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। लिशमेनिया के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक निश्चित तल में द्विविखंडन होता है। अमीबा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी तल से द्विविखंडन हो सकता है। ईस्ट अपने आप में एक कोशिकीय कवक है, इसमें अलैंगिक जनन होता है और बडिंग होता है यानी कि मूकुलन होता है, मूकुलन होता है। और हाइड्रा के अंदर पुनर्जनन भी होता है और मूकुलन भी होता है, दोनों के दोनों हाइड्रा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। अच्छा, वृत्तीय गति का मतलब हो गया कि वस्तु चल रही है लेकिन वृत्तीय पथ पे, वस्तु जो है गतिमान है लेकिन वृत्तीय पथ पे, सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। भाई सर्कुलर मोशन का तो पहला मतलब यही होगा ना कि सर्कुलर पाथ पे मोशन होना चाहिए, वृत्तीय पथ पे गति जो है होनी चाहिए, राइट। और बोल रखा है कि एक समान, एक समान का मतलब चाल नियत होनी चाहिए, चाल नियत होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लेकिन सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पथ पे, तो हम बोलेंगे कि वृत्तीय गति है और एक समान वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति के केस में हम एक समान वेग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दिशा लगातार बदलती है, लेकिन चाल हम लोग एक समान बोल सकते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब एक समान वृत्तीय चाल है ना। सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है। अब देखो, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी किसी भी दिशा में उड़ सकता है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ पे उड़े। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा।
पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह है। तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह घूम रहा है, तो अपने आप में एक वृत्तीय गति है और एक समान चाल से वो उपग्रह घूमता है, तो वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। फुटपाथ पर चल रहा है एक व्यक्ति, भाई सीधी रेखा में भी चल सकता है और अलग अलग स्पीड से भी चल सकता है। राजमार्ग पर सीधी चलती हुई एक कार, सीधी चलती हुई कार है तो वृत्तीय गति तो नहीं है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है। कूलम जो है एसआई मात्रक है आवेश का। तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश जो है प्रवाहित हो रहे हैं 1200 कूलम, लेकिन कितने मिनट में? 2 मिनट में। 2 मिनट में हमें क्या करना है कि विद्युत धारा चाहिए एसआई मात्रक में, तो इस फॉर्मूले में हर एक मान डालेंगे एसआई मात्रक में। आवेश हम लोगों ने कूलम में डाला हुआ है जो कि एसआई मात्रक है आवेश का। टाइम हम लोग डालेंगे सेकंड में जो कि एसआई मात्रक होता है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 छक्के में 12 हो जाएगा, 12 दाई का 120 होता है, तो 10 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट जब बोला जाता है तो इसका मतलब होता है Na2CO3 डॉट। डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट का मतलब H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसी को कहा जाता है वॉशिंग सोडा धावन सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा धावन सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उनका अपघटन जो है सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं अपने एंजाइम्स को डाल करके। इसीलिए जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। तो प्लास्टिक से बनी सामग्री, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा से बनी सामग्री, कागज से बनी सामग्री, पौधों की पत्तियां, ये सारी जो होती हैं वो जैव निम्नीकरणीय होती है। इनका अपघटन सूक्ष्मजीव आसानी से कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक पत्ती जो है मान लो कि वृक्ष से झड़ के नीचे गिर जाती है तो धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहे। लेकिन जो प्लास्टिक है उसको आप छोड़ दो कहीं पर तो वो सालों तक वैसे ही प्लास्टिक पड़ा रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जो कुछ जानवर है आसपास के, उनके बॉडी में वो खाने पीने की चीज़ों के साथ जो है उस प्लास्टिक को खा ले तो उस जानवर को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं या फिर बोल दो जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए या फिर बोल दो किसी इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए अधिकांश जो धातुएं होती है वो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाई जाती है, लेकिन किसी दूसरे तत्व के साथ यौगिक के रूप में, किसी दूसरे तत्व के साथ यौगिक के रूप में। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मीन्स वो अकेले पड़ी रहेगी, किसी अन्य तत्व के साथ वो यौगिक के रूप में नहीं पाई जाएगी। पाई जा सकती है लेकिन उनके अंदर ये भी खासियत है कि वो मुक्त अवस्था में पाई जा सकती है। तो इसमें आप याद रखेंगे सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये 3 धातुएं जो है आप याद रखेंगे कि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकती है लेकिन मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है।
तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सोडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो होते हैं हमेशा जो है किसी दूसरे तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम आपको मिल जाएगा क्लोराइड के फॉर्म में, सोडियम आपको मिल जाएगा कार्बोनेट के फॉर्म में, इस प्रकार से। जिंक है तो आपको मिल जाएगा सल्फाइड के फॉर्म में, जिसे जिंक ब्लेंड कहा जाता है। जिंक है तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है आपको, जिंक है तो ये आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है। तो ये सारे धातु जो होते हैं वो अन्य तत्वों के साथ, कभी सल्फर के साथ, कभी ऑक्सीजन के साथ, कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से आप ये मानकर चल सकते हो कि ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कभी भी अकेला जिंक जो है मुक्त अवस्था में ऐसे नहीं मिलेगा, सोडियम केवल सोडियम के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, जबकि ये सारे आपको मिल सकते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? देखो अभी ये सवाल आपसे पूछा गया था, सेम सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्वटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सेम सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है कि मूल अवस्था में पाया जाता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है, इसी को आप बोल सकते हो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम मैंने अभी आपको बताया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जो धातु होते हैं नेचर में जो है नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। डी हमारा राइट आंसर। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग जो कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम लोग उसको फैला करके डालते हैं। क्यों फैला करके डालते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो पाए और कपड़े से निकल जाए। तो हम लोगों ने कपड़ों को जो फैला कर डाला तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया? पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने से वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ती है यदि जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है, वायु की गति बढ़ती है और आर्द्रता घटती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। एग्जाम में अक्सर जो है यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2, v प्लस यू बाई 2। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां, देखो रक्त और अस्थि ये दोनों के दोनों जो हैं संयोजी ऊतक हैं, दोनों के दोनों संयोजी ऊतक है। रक्त और अस्थि दोनों संयोजी ऊतक है। रक्त जो है ये द्रव संयोजी ऊतक है और अस्थि जो है सबसे कठोर ऊतक है हमारे शरीर के अंदर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक हैं, याद रखिएगा 4 प्रकार के ऊतक हैं, संयोजी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है, टेंडन है, लिगामेंट है, एडियोलर है, एडिपोज है, ये सारे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक के अंदर तंत्रिकाएं आती है, उसके बाद हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? तो रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो जो रदरफोर्ड थे इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है? तो एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, द्रव अवस्था।
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी, वो है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखो, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश जो है निहित होते हैं। जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स के लाइट होते हैं। पहली बार पता लगाया था सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने पहली बार पता लगाया था कि जो वाइट लाइट है इसमें 7 कलर्स के लाइट हैं। इन्होंने एक कांच का प्रिज्म लिया, वहाँ से वाइट लाइट को गुजारा तो इनको मिल गया एक स्पेक्ट्रम, इनको मिल गया एक स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग के लाइट थे। वो लाइटें कौन कौन सी थी? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग के प्रकाश होते हैं वाइट लाइट में। जो आप श्वेत प्रकाश देखते हैं उसमें ये 7 रंग के प्रकाश जो है शामिल होते हैं। तो उन्हें ये 7 रंगों का जो है एक पूरा स्पेक्ट्रम मिला वाइट लाइट को जब गुजारा गया उनके द्वारा कांच के प्रिज्म से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। इस कारण से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और एक इक्वेशन है E बराबर mc², E बराबर mc², इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत समीकरण है। सर ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। ये इक्वेशन हमें बताता है रिलेशन एनर्जी और मास के बीच, यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एडिसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, विद्युत बल्ब की खोज की थी। विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। तो बाकी सारे वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो खर्च हो जानी चाहिए। जैसे अगर आप लगातार चक्कर लगाएंगे किसी चीज़ का तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप गिर जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी खत्म हो जानी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे जो परमाणु है वो अस्थायी कहलाएगा, एटम जो है अनस्टेबल कहलाएगा। अगर परमाणु अस्थायी है तो फिर पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? तो इस चीज़ को रदरफोर्ड जो थे वो समझा नहीं पाए थे। जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर तो धीरे धीरे भाई उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो नहीं घूम पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में गिर जाएंगे, इससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। अगर परमाणु अस्थायी है तो पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। और हम जानते हैं कि दुनिया में सारी ही पदार्थें जो भी पदार्थ है वो सब परमाणुओं से ही मिल करके बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु अस्थायी है। लेकिन रदरफोर्ड नहीं समझा पाए इस चीज़ को कि देखो भाई परमाणु जो है किस प्रकार से अस्थायी होते हैं, वो नहीं समझा पाए। तो आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। नील्स बोर आते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उसमें उसकी ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित होती है। वो ऊर्जा घटती नहीं है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें घूम रहा है, तो इसके पास ऊर्जा जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि x जूल है, तो इसकी ऊर्जा x जूल ही रहेगी, घटेगी नहीं। इसीलिए इन कक्षाओं को हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं।
विविक्त ऊर्जा स्तर का मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, अलग अलग कक्षाएं हैं जिसमें घूमने वाले, जिसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं जो होती है वो अलग अलग होती है लेकिन निश्चित होती है। इन कक्षाओं को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए जिस चीज को, उसको समझा दिया नील्स बोर ने। यहां पर कक्षाओं का नाम देख लो, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है। तो के शेल में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जो पहला कक्षा है या फिर जो पहला एनर्जी लेवल है, उसमें घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सबकी ऊर्जा फिक्स होगी। इसमें घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ऊर्जा अलग होगी लेकिन फिक्स होगी। तीसरे कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी ऊर्जा जो है अलग होगी लेकिन फिक्स होगी। तो डी हमारा राइट आंसर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। राइट, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को। अच्छा, परमाणुओं से संबंधित जो पहला मॉडल दिया था वो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार परमाणु के संरचना से संबंधित मॉडल दिया था। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यूजुअली बताते हैं एटॉमिक मास यूनिट में या फिर यूनिफाइड मास में। तो एक यूनिफाइड मास या फिर बोल दो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी को आप ग्राम में बोल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण जैसे कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो मैं क्या करता हूं, उत्तल दर्पण यहां पर बना लेता हूं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। हाँ, मुख्य अक्ष। पहला स्टेटमेंट है यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये मुख्य फोकस जो है हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये स्टेटमेंट जो है सही है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण, मान लीजिए कोई आपतित किरण है जो ऐसे फोकस से गुजरती है और दर्पण पर आकर के टकराती है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि उत्तल दर्पण होता तो मुख्य फोकस इधर की ओर होता। अब प्रकाश किरण यदि ऐसे आपतित हो, या फिर बोल दो यदि प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित हो, मीन्स ऐसे आपतित हो कि लगे कि मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ऐसे जाती है। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित हो, मीन्स ऐसे आपतित हो जैसे मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, एक्चुअल में तो नहीं जाएगी क्योंकि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है, तो प्रकाश किरण जो है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चली जाएगी। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, बिल्कुल ही गलत है। दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, ये चीज सही हो सकता है जब प्रकाश किरण जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। अब जैसे मान लो कि जो आपतित किरण है वो कुछ ऐसे है कि वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है दर्पण पे, तो मुख्य फोकस से तो होकर जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, इसी रास्ते से लौट जाएगी।
तो मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है। ये गलत हो जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरण मिलेगी मुख्य फोकस पर कब? जब प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी दर्पण पे, तब। तो केवल 1 और 2 जो है वो सत्य है। सी हमारा राइट आंसर। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना है? पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी आपको दिया गया है 500 जूल। अच्छा, पावर बराबर जो है वर्क अपॉन टाइम भी होता है। यहाँ पर वर्क दिया गया है, चलो 500 जूल बट्टे में टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो जूल सेकंड। 5 गुने में 100, 100 कटेगा 4 से 25 बार में, तो 125 जूल पर सेकंड हो जाएगा। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है, यानी कि जो फिजन है वो कॉमन होता है? जो फिजन है वो कॉमन होता है। तो एक कोशिकीय जीव में ये फिजन है, ये सामान्य होता है। एक कोशिकीय जीव में जो फिजन है ये सामान्य होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, लिशमेनिया है, तो सभी एक कोशिकीय जीवों में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। इंद्रिय अंगों मतलब सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं भाई? आँख है, कान है, टंग है, जीभ है, स्किन है, नोज है, ये सारे। तो इन सारे में भरपूर मात्रा में जो है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इन सारे अंगों में जो नर्व सेल्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होती है, या फिर बोल सकते हो कि अधिक मात्रा में होती है। तंत्रिका के पास जो है डेंड्राइट नाम की संरचना होती है, वो महसूस करती है, फील करती है, या फिर बोल दो रिसीव करती है इंफॉर्मेशंस को इन सारे ऑर्गन के वातावरण से। तो हमारे दिमाग में आज के डेट में जो भी सूचनाएं स्टोर्ड हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड है, वो सब जो है रिसीव किया गया है इन्हीं सारे सेंस ऑर्गन की मदद से। ये सारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और भेजते हैं हमारे मस्तिष्क को, राइट। तो आंतरिक कर्ण हो जाएगा। आंतरिक कर्ण हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो इनर ईयर होता है ना, इसी में भरपूर मात्रा में जो है, पर्याप्त मात्रा में जो है तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे नाक में है, जीभ में है। जैसे हम लोगों ने कुछ खाया तो जो उसका टेस्ट है उसके इंफॉर्मेशन को तंत्रिका की जो डेंड्राइट होती है वो रिसीव करती है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है हमारे मस्तिष्क को पहुँचता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, विद्युत आवेग के फॉर्म में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। आपने कुल्हड़ चाय पिया होगा। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। देखो, एक टाइम था जब कहा गया था कि रेलवे स्टेशन पे जो प्लास्टिक के कप में चाय बेचा जाता है वो प्लास्टिक के कप में चाय ना बेचा जाए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। कुल्हड़ कप का इस्तेमाल किया जाए, यानी मिट्टी से बने हुए कप का इस्तेमाल किया जाए चाय बेचने के लिए। फिर बाद में पता चला कि इस कुल्हड़ कप को बनाने के लिए अब जो है बड़े पैमाने पर जो खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है उसका दोहन किया जा रहा है। तो बाद में फिर उस पर भी रोक लगा दिया गया कि भाई कुल्हड़ कप का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खास करके रेलवे स्टेशनों पे। आप टी स्टॉल पर तो देखते हैं आज के समय में मिलता है, लेकिन रेलवे स्टेशनों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बाद में कुल्हड़ कप पर भी रोक लगा दिया गया कि अब करना है आपको कागज़ के कप का इस्तेमाल, क्योंकि कागज़ भी अपने आप में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। तो पुष्प में जब निषेचन होता है तो पुष्प का जो भाग है अंडाशय वो फल बन जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है और जो बीजांड होता है वो बीज बन जाता है। बीजांड बोले तो ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है।
निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? जल है, जल में घुले हुए खनिज हैं, उसके अवशोषण और उस जल और जल में घुले हुए खनिज को पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों से जल का हानि वाष्प के रूप में, देखो वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन जो होता है पत्तियों से, उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये जो वाष्पोत्सर्जन है इससे जल तथा जल में घुले हुए खनिज को अवशोषण में कैसे हेल्प मिलता है या फिर उससे पत्तियों तक पहुंचाने में कैसे हेल्प मिलता है? तो होता यह है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जल की हानि हो रही है। जल की हानि हो रही है ना, जल जो है वाष्प के रूप में निकल रहा है पत्तियों से। इससे प्लांट में जो है जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। जब जल की हानि होगी तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, मीन्स एक खिंचाव उत्पन्न होता है। जल का जड़ से पत्तियों तक एक खिंचाव उत्पन्न होता है क्योंकि जल की कमी है। भाई जल तनाव की स्थिति है तो जल को खींचा जाता है जड़ से पत्तियों तक, राइट। तो उसे हम लोग, उस खिंचाव को हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोलते हैं। तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिका कार्य के द्वारा जो जल है वो तना से ऊपर की ओर चढ़ता है, तनाव में ऊपर की ओर चढ़ता है, पत्तियों तक जाता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो वाष्पोत्सर्जन हुआ, जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, बोल सकते हो कि जो प्लांट है वो एकदम से बेताब हो गया कि भाई हमको जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। इससे जल का अवशोषण जो है जड़ों में हुआ। कैसे होता है याद रखिएगा, ऑस्मोसिस के जरिए होता है, परासरण के जरिए होता है। जल का जो अवशोषण होता है जड़ों में वो परासरण विधि से होता है। फिर जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू और पत्तियों तक पहुंचता है। अगर ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो प्लांट में ऑलरेडी पानी जो है भरपूर मात्रा में रहेगा। वैसे केस में जो जल है उसका अवशोषण नहीं होगा, पत्तियों तक वो जल पहुंचेगा नहीं। जब जल पत्तियों तक पहुंचता है तो उसमें जो खनिज घुले होते हैं वो भी पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, उनके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है और उसमें एक अघुलनशील अवशेप प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है और ये बेरियम सल्फेट जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में ठोस है। ये याद रखिएगा, वाइट कलर का होता है, बेरियम सल्फेट जो है वाइट कलर का होता है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारी छोटी आंत में जो है खाने का पाचन समाप्त हो जाता है। जो पाचित भोजन होता है छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है, छोटी आंत से ब्लड में जो है अवशोषित हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पाचित खाना होता है, पचा हुआ खाना होता है, उसका अवशोषण हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमारे छोटी आंत में जो है ऐसी उंगली नुमा संरचनाएं जो है पाई जाती है, उंगली नुमा जो है संरचनाएं पाई जाती है ताकि जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल है वो बड़ा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पाचित खाद्य पदार्थों का अवशोषण हो। इसी को हम लोग विलाई बोलते हैं। विलस जो है सिंगुलर वर्ड है, विलाई प्लूरल वर्ड है। तो आपसे पूछा जाता है छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसका क्या कार्य है? उसे हम लोग विलाई बोलते हैं और उसका कार्य क्या है? अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। डी हमारा राइट आंसर। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा खाने का पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा, केवल भाप के साथ गर्म करती है, ठंडे जल या फिर गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और भाप के साथ, तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो ठंडा जल होता है उसके साथ ये तीनों अभिक्रिया करते हैं। अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं ना, तो समझो कि जो गर्म जल होता है उसके साथ भी अभिक्रिया करेंगे और जो भाप होता है उसके साथ भी ये अभिक्रिया करेंगे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है और भाप जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, भाप के साथ अभिक्रिया कर सकता है।
एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये तीनों जो होते हैं केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेड है, कॉपर है, ये सारे जो होते हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेड है, कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, आप याद रखेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम दिख रहा है तो यही हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो सिकुड़ता है, शिथिल होता है और इसके कारण गति होती है, तो यह है पेशी। पेशी में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का नाम जो है आप चाहो तो याद रख सकते हो, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण जो पेशियां होती है वो सिकुड़ती है, शिथिल होती है, जिसके कारण गति जो है हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता या जोड़ती है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र के जो पार्ट्स होते हैं वो आप को याद होनी चाहिए। जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 किडनी आती है, 2 वृक्क आती है, 2 मूत्र वाहिनी आती है। 2 किडनी है, 2 मूत्र वाहिनी है, 1 मूत्राशय है और 1 मूत्र मार्ग है। जो मूत्र है वो बनता इस किडनी में है, दोनों किडनी में मूत्र बनता है। फिर वो मूत्र जो है इस मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आता है, इस मूत्राशय में मूत्र जमा होता है और फिर इस मूत्र मार्ग से बाहर आता है। हमसे पूछा गया है इस किडनी और इस मूत्राशय को कौन जोड़ती है, तो यह है यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी। और जो मूत्र है वो यहाँ से बाहर आता है। तो पुरुषों के केस में आप याद रखिएगा कि ये जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन रास्ता है। भाई किसके लिए कॉमन रास्ता है, मूत्र के लिए तो है ही। यहीं से पुरुषों के केस में वीर्य भी बाहर आता है ना, सीमेन भी बाहर आता है और यहीं से यूरिन भी बाहर आता है। राइट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी हमारा राइट आंसर। जब किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ये बड़ा ही स्पेशल केस है अवतल दर्पण के लिए। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि वस्तु को रखा गया है दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, पोल और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में एक ही मात्र ऐसा केस है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। जब वस्तु को आप डालेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। अन्य कोई सा भी केस हो उसमें आपको केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इस वाले केस में जो है बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। देखो, बड़ा प्रतिबिंब और भी केस में मिल सकता है लेकिन आभासी और सीधा मात्र इसी केस में मिलेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन का उदाहरण नहीं है। देखो, उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। उपचयन में या फिर ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। समझ गए आप। तो देखो, कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर का हो गया ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो हो गया ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा तो हो गया ऑक्सीकरण। यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं। नेचर में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमें मिलते हैं। नेचर में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमें मिलते हैं। यहां देख लो, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब क्योंकि ये सारे के सारे समस्थानिक है तो सारे में प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होगी, परमाणु संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या आप याद रखेंगे कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। और ये जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है।
और हाइड्रोजन जो है एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को स्पेशल नाम दिया गया है। ये जो नाम आप पढ़ते हो ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब क्या है? नाम है समस्थानिक का। किसके समस्थानिक का? हाइड्रोजन के समस्थानिक का। दूसरा कोई भी तत्व नहीं है जिसके समस्थानिक को इस तरह से जो है नाम दिया गया है। ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव है। अच्छा, प्रोटियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला समस्थानिक है, यानी कि 99.99% जो समस्थानिक हाइड्रोजन का पाया जाता है उसे हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। और हम जो यूजुअली हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्चुअल में वो प्रोटियम ही है। हम जिस हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई जल है, जल में हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा समस्थानिक है, तो ये प्रोटियम है। नेचर में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि बी। ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ट्रिटियम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आप भारी जल का फॉर्मूला जानते होंगे, D2O होता है, ये ड्यूटेरियम है। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, त्वरणशील नहीं होता है बोले तो त्वरण जो है वो शून्य है, जो चाल है वो नियत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश होगी। एक वस्तु थी जमीन पे, इसको फेंका गया ऊपर की ओर, तो किसी न किसी हाइट पर जाकर के ये वस्तु जो है वो रुक जाएगी और वहां से फिर वापस लौटेगी। तो मैक्सिमम हाइट जो है आपको बताना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वस्तु तो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी हम ऊपर फेंकते हैं तो जो हमारा त्वरण होता है वो -g होता है, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर g का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिया है। अधिकतम ऊंचाई आपको चाहिए, ये h चाहिए, तो v² - u² = 2as हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। v का मान 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 गुने में a का मान हम लोग -10 डालेंगे यहाँ पर, और ये s जो है अपने को चाहिए, जो यहाँ s है मैंने यहाँ पर h लिखा है, तो 100 हो जाएगा, यहाँ से -20h हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो h बराबर जो है 5 मीटर आएगा। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? किसी तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा कण जो अपने रासायनिक गुणों को बनाए रखता है उसे हम लोग अणु बोलते हैं, उसे हम लोग अणु बोलते हैं। जब अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को, की क्षमता जो है 4.5 डायोप्टर है। और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को बोलते हैं, की क्षमता जो है 3 डायोप्टर है। तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको नेट पावर चाहिए, दोनों पावर को जोड़ देंगे लेकिन साइन के साथ जोड़ेंगे। अभिसारी लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से हो जाएगा 4.5 डायोप्टर, राइट, प्लस माइनस में 3 डायोप्टर, तो यहां पर हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। डी हमारा राइट आंसर। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का SI मात्रक है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म वो पादप होते हैं जो फूल देते हैं, फूल देने वाले पादप को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, राइट। और फूल देने वाले जो पादप होते हैं उनका प्रजनन अंग फूल होता है। तो फूल है उसमें मादा प्रजनन भाग होता है, नर प्रजनन भाग होता है। जो मादा प्रजनन भाग होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो मादा प्रजनन भाग होता है उसे हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, हिंदी में अंडप बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, कई सारे नाम हैं। तो स्त्री केसर, पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर अंडप, 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। ये है वर्तिकाग्र, ये लंबा सा जो है ये है वर्तिका, और ये ऐसे फूला हुआ भाग जो है अंडाशय, अंडाशय में बीजांड होता है।
जो नर जनन भाग होता है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और तंतु। परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है जो इस वर्तिकाग्र पे आता है। इस प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। फिर पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, वो पॉलन ट्यूब अंडाशय से होते बीजांड में जाता है और निषेचन की क्रिया होती है। ए हमारा राइट आंसर। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया सोना प्लेटिनम को पिघला सकता है। एक्वारेजिया जो रसायन है वो सोना प्लेटिनम को पिघला सकता है। ये मिक्सचर है दो अम्लों का, ये मिक्सचर है दो अम्लों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का याद रखिएगा 3:1 के रेशियो में मिक्सचर होता है। एक्वारेजिया का इस्तेमाल सोना पिघलाने के लिए, प्लेटिनम पिघलाने के लिए किया जाता है। HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। 3 मोल अगर आपने HCl लिया है तो 1 मोल आप HNO3 लेंगे, उसको मिलाएंगे तो एक्वारेजिया का निर्माण होगा। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।